शुरू करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानकारी लेते हुए। हिंदी में हम इसको चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। मैं आपको इसके मीनिंग और इसके अर्थों को समझाऊंगा। और मैं आपसे जैसे बार बार बोलता हूं कि कोई भी टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं तो हम उस टॉपिक के डेप्थ तक जाने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि हम उसको, उस टॉपिक को अपना बनाएं, उसके अंदर इतना डेप्थ तक घुसें कि हमें वो चीजें एकदम से क्लियर हो जाए। उद्देश्य हमारा आज का भी यही रहेगा कि हम लोग यहाँ पर पूरे क्वाड्रिलेटरल को बहुत ही अच्छी तरीके से और हम इसके डेप्थ तक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि नाम से अवगत है कि क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम इसको अगर डिफाइन कहें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्वाड से, दूसरा लेटरल से। अब आप बात करें दोनों शब्दों की तो क्वाड का अर्थ होता है चार, मतलब चतुर्थ आप जिसको कह सकते हैं। लेटरल मतलब भुजाएं, मतलब चार भुजाओं से जो घिरी आकृति होती है उसी को हम चतुर्भुज कहते हैं। एक डिफिनीशन यहां पर बनकर आया कि कोई भी ऐसी आपको आकृति नजर आई जो कि चार भुजाओं से बनेगी। किससे बनेगी? चार भुजाओं, भुजाओं। और भुजाओं मतलब सीधी सरल रेखाओं की बात की जा रही है, सीधी सरल रेखाओं की बात की जा रही है। हम कह रहे हैं चार भुजाओं से घिरी आकृति, घिरी आकृति जो होगी वो आपकी चतुर्भुज कहलाएगी। ये आपकी चतुर्भुज है। तो पहली जानकारी किसी एक फिगर को लेकर हम आपको दे रहे हैं। जैसे त्रिभुज को हमने दिया तो त्रिभुज को हमने बहुभुज के पहले, मैंने या बहुभुज को समझाने के अंतर्गत ही त्रिभुज को मैंने रखा कि त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, क्योंकि त्रिभुज से ही बहुभुज की शुरुआत होती है। बहुभुज अर्थात क्लोज फिगर की बात की जा रही है। तो यहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि चार भुजाओं से घिरी, एक शब्द और यहाँ पे वर्ड ले सकते हैं, बंद आकृति। चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति आपकी चतुर्भुज कहला रही है। अब इसको बनाने के लिए आपने देखा कि हम किसी भी प्रकार का निर्माण कोई भी करते, जैसे मैंने इस तरह से ऐसे बना दिया, ये बना दिया, इसका नाम मैंने रखा ए बी सी डी। अब आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी, अभी हम कोई कैटेगरी निर्धारित नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट अ फिगर दैट हैव द फोर लाइन सेगमेंट्स। अच्छा, लाइन सेगमेंट्स को बनाने के लिए, वैसे आपको पहले भी बता चुका हूं कि आकृति को बनाने के लिए हमें तीन मुख्य पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो बिंदु, बिंदु मतलब कोई भी एक स्पॉट जो समतल पे रखा जाता है। एक बिंदु से दूसरी बिंदु को मिलाते हैं तो रेखा बनती है, जैसे यहाँ पर भी सेम स्थिति है। तो हम कहेंगे कि चार भुजाओं को से घिरी आकृति से पहले मैं डिफिनीशन इसकी दूंगा कि अगर किसी भी हम चतुर्भुज को बना रहे हैं तो चतुर्भुज को बनाने के लिए हमें जो आवश्यकता होगी चार शीर्ष बिंदु की, चार शीर्ष बिंदु की। जैसे कि अगर हमने एक चतुर्भुज जिसका नाम ABCD रखा है, प्लान किया है, तो उसको हम कहेंगे उसके चार शीर्ष बिंदु हुए, जिसमें हम इसका नामकरण कर दें A B C और D। हम प्रत्येक शीर्ष बिंदुओं को परस्पर मिला दें तो हमारे पास भुजाएं हमको मिली। तो मैंने कहा चार भुजाएं हो गई, चार भुजाएं हो गई। अब भुजाएं देखिए आप यहाँ पर इनका नाम कर सकते हैं AB, BC, CD और AD, ये हमारे पास भुजाएं हो गई। अब चार भुजाओं के साथ साथ यहाँ पर दो विकर्ण होते हैं, इसमें दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण वह लंबाइयां होती हैं जो किसी एक चतुर्भुज के अंतर्गत बनेगी, जो प्रत्येक फिगर के विपरीत बिंदुओं को परस्पर मिलाती हैं। जैसे कि विपरीत बिंदु आप देखिए, अगर हमें चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं तो वह बिंदु जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वे आसन्न होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। जैसे अगर हम ए को बी के साथ देखें तो दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के आसन्न है। और अगर हम ए को सी से देखें जो डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता है तो उनको जोड़ने से विकर्ण बनता है। तो दो विकर्ण बने यहाँ पर, एक का नाम AC है, दूसरे का नाम BD है। तो दो विकर्ण की लंबाइयां हुई। और एक नोट आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, नोट ये है कि सभी आंतरिक कोणों का योग, सभी आंतरिक कोणों का योग यहाँ पर 360 डिग्री होता है। याद रखिएगा, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, जैसे किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना था, सभी प्रकार के त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का जोड़ 180 होता था, उसी प्रकार से सभी प्रकार के चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होगा। ये जानकारी है। मैं एक बात आप लोग को स्पष्ट आज कर देना चाहता हूं कि मैं जब सभी प्रकार के चतुर्भुज लिखा हूं, मैं टॉपिक भले मेंसुरेशन आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि आपको आज मैं इन सभी चतुर्भुजों की जानकारी दोनों पैटर्न पर दूंगा। मैं आपको ज्यामिति के पैटर्न पर भी दूंगा, मतलब हम ज्योमेट्री जिसको कहते हैं उसके पैटर्न पर भी दूंगा, और मेंसुरेशन के पैटर्न पे भी दूंगा। फर्क दोनों में क्या रहेगा वो भी मैं स्पष्ट कर दूंगा। जब हम ज्योमेट्री के आधार पर किसी एक फिगर को कैटेगराइज करेंगे या उसको डिफाइन करेंगे तो हम उनके परस्पर भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, पढ़ेंगे। जबकि अगर हम मेंसुरेशन के अंतर्गत बात करेंगे तो हम उनकी भुजाओं की लंबाई अर्थात परिमाप की बात करेंगे।
क्षेत्रफल की बात करेंगे, उनके आयतन की बात करेंगे, हम इन पर डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पर प्रत्येक जो भी चतुर्भुज होंगे, सभी चतुर्भुजों की जानकारियां आपको इस क्लास के माध्यम से ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसको कहते हैं, और मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं, दोनों आधार पर देने की कोशिश मैं करूंगा। आप सबके लिए टॉपिक या क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इस बात का मैं अभी आपको श्योरिटी दे रहा हूं। आपको जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कोई चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी आकृति होती है, चार शीर्ष बिंदु होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, दो विकर्ण होते हैं, और सबसे बड़ी जानकारी मैंने दी कि सभी आंतरिक कोणों का जोड़ 360 के बराबर होता है। इसके साथ साथ मैं इसमें कुछ और जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी फिगर का परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आपको अच्छी तरह से पता है, कोई भी फिगर है तो परिमाप हमेशा भुजाओं की लंबाइयों का योग होता है। तो आप प्रत्येक भुजाओं को अगर जोड़ दें, जैसे कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, अगर हम प्रत्येक को जोड़ देते हैं तो परिमाप निकलता है। कुछ और जानकारी मैं आपको देता हूं, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम मान लीजिए जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर इसके क्षेत्रफल की, अब यह किसी प्रकार का फिगर नहीं है। जैसे आपको जब भी कोई चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात कराता है तो बेसिकली पहले चतुर्भुज बताता है कि कौन सा चतुर्भुज है, आयत है कि वर्ग है कि समांतर चतुर्भुज है, समलंब है, कैसा है, अभी आपकी इसकी कोई जानकारी मैं नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं बेसिकली क्षेत्रफल क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जब मैंने विकर्ण बनाए तो विकर्ण त्रिभुज को दो बराबर भागों में नहीं, दो भागों में विभाजित कर रहा है। विकर्ण त्रिभुज को दो त्रिभुजों में, चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर रहा है। अगर मैं इस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल निकाल दूं, आपको दे दूं, तो दोनों का जोड़ ही तो यहाँ पर क्या कहलाएगा, दोनों का जोड़ ही यहाँ पर आपके इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए हमने कहा कि ऐसे समझने की कोशिश करना, मान लीजिए मैंने एक विकर्ण AC ड्रॉ किया। अब अगर हम D से एक शीर्ष बिंदु यहाँ पर ड्रॉ करें, मतलब एक लंब डालें, जो कि मान लीजिए यहाँ पर यह लेंथ है। इसी प्रकार से अगर हमने B से यहाँ पर एक लंब डाला, दोनों बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी बराबर हो सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको एक त्रिभुज के बारे में जानकारी दी थी, आपको याद होगा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, उसके किसी आधार को आप ले लीजिए, आधार को ले लीजिए, आधार के विपरीत शीर्ष बिंदु से उसकी जो ऊंचाई होती है, अगर हम इन दोनों को ले लें तो कहेंगे 1/2 गुणे आधार B और ऊंचाई H, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर हम इस प्रकार से यहाँ पर बात करें तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहें, मान लीजिए यहाँ पर ADC के आधार हम AC ले लेते हैं और इस लेंथ को हम लोग इसकी ऊंचाई मान लीजिए H ले लेते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे AC गुणे ऊंचाई, हम जो भी इसका नाम दे, H दे दें या हम DX दे दें, जो मर्जी आप दे सकते हैं। उसी प्रकार से उसी आधार पर यहां से भी एक ऊंचाई है, आप इस क्षेत्रफल इस फिगर का प्रयोग करके फिर से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और निकालकर दोनों को जोड़ करके हम लोग उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये दिए गई स्थिति पर डिपेंड करेगा, चाहे इस विकर्ण AC को लेकर चलिए, चाहे BD को लेकर चलिए, दोनों स्थितियों में आप किसी भी फिगर का क्षेत्रफल चतुर्भुज के तौर पर ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल हम जब अलग अलग कैटेगरी के चतुर्भुजों पर बातचीत करेंगे तो हम उनकी स्थितियों को डिक्लेयर करेंगे और उनके बारे में मैं आपको डिटेल करूंगा। तो इस पर हम लोग यहाँ पर बात करने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। ये मैंने दो जानकारियां आपको चतुर्भुज जो भी फिगर है उससे संबंधित दी है। ये डिपेंड तब करेगा, ये ज्यादा डीपली तब समझ में आएगा जब हम इसको किसी एक फिगर का नाम देंगे। हालांकि ऐसे भी ज्ञात किया जा सकता है, अगर आपको इस तरह से सभी जानकारियां वो दे दे जो हमें आवश्यकता में है, तो हम दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ दें तो भी हम आराम से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने जो आज तक परीक्षाओं को देखा है, उन परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षाओं के अंतर्गत आप सभी चतुर्भुजों की जब बात करते हैं तो चतुर्भुजों की कैटेगरी अलग अलग बनकर आती है। हम लोगों ने बहुत बार आयत सुना, हम लोगों ने वर्ग सुना, हमने समांतर चतुर्भुज सुना। इनकी संरचना, इनकी बनावट टोटली क्वाड्रिलेटरल के प्रकार पर निर्भर करती है, कितने प्रकार के चतुर्भुज हैं उस पर निर्भर करती है। तो हमारा जो सबसे बड़ा यहाँ पर कंसंट्रेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम लोग चतुर्भुजों के प्रकार को समझ पाए। तो आपको यहाँ पर अपनी कॉपी में हेडिंग डालनी चाहिए, टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब चतुर्भुजों के हम प्रकार की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे शब्दों का उपयोग मैं करूंगा उसी प्रकार से आप भी करिएगा, और अपनी कॉपी में इन शब्दों को अगर आप लिखते हैं
तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आज के बाद ये टॉपिक आपको कभी कंफ्यूजन नहीं देगा। यहाँ पर आप इनके फैक्ट को समझ पाएंगे, जो हो सकता है कंफ्यूजन आपके दिमाग में कभी भी रही हो पढ़ने के दौरान, वो आज आपकी खत्म हो जाएगी। हम चतुर्भुजों के प्रकार की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि चतुर्भुजों को पहले निम्नलिखित 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, और उनके डिवीजन भी किस पर आधारित होते हैं मैं वो भी आपको भी स्पष्ट कर दूंगा। 3 भागों में हम चतुर्भुजों को डिवाइड करेंगे। पहला होता है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसको आप हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। दूसरा होता है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जिसको आप कहते हैं समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और अंतिम में होता है काइट, काइट आपने देखा जिसको आप हिंदी में कहते हैं पतंग, ये आप जानते हैं। 3 प्रकार से चतुर्भुजों को डिवाइड किया जाता है। पहले का नाम समांतर चतुर्भुज है, दूसरे का नाम समलंब चतुर्भुज है, तीसरे का नाम पतंग है। किसी ने हमसे पूछा कि भैया ये बताइए कि ये आपने जो कैटेगरी निर्धारित की किसके बिहाफ पर करी, किस पर आधारित की, तो हम कहेंगे ये कैटेगरी जो बनाई गई है वो बेसिकली भुजाओं के समांतर होने की स्थिति पर की गई है। याद रखना इस शब्द को जो मैं बोल रहा हूं, भुजाओं के समांतर होने की स्थिति पर की गई है। यहां पर 2 भुजाएं समांतर होती हैं, यहां पर 1 भुजाएं समांतर होती है, मतलब ऐसे समझिएगा 2 पेयर समांतर होते हैं, 2 पेयर समांतर होते हैं, 1 पेयर समांतर होता है और 9 पेयर समांतर होता है। जैसे जब कभी किसी चतुर्भुज के विपरीत जो पेयर्स होते हैं, भुजाओं को पेयर हम लोग ऐसे जोड़े में नोटिस कर रहे हैं, उसमें कभी कोई ऐसे चतुर्भुज आपको दिया जाए जिसमें विपरीत 2 भुजाएं समांतर हैं, तो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। एक भुजा अगर समांतर है, मतलब एक जोड़ा समांतर है, तो उसको समलंब चतुर्भुज कहेंगे। अगर कोई भी जोड़ा समांतर नहीं है तो उसे हम काइट अर्थात पतंग कहेंगे। अब सुनना, समांतर चतुर्भुज को फिर कैटेगराइज किया जाएगा और इसकी पहली कैटेगरी बनेगी रेक्टेंगल। इसके मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, रेक्टेंगल को आप हिंदी में क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा। जब हमने चतुर्भुज डिफाइन किया तो किसी एक प्रॉपर्टी के आधार पर एक चतुर्भुज बना जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की जितनी खासियत है, जितनी क्वालिटी है, वो सारी क्वालिटी इसने होल्ड कर लिया क्योंकि उसी का एक पार्ट है। लेकिन इसके पास कुछ अतिरिक्त क्वालिटी बनकर आई, मैं अभी सब डिक्लेयर कर दूंगा, एकदम से टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको सब बताते जाऊंगा। इसके पास एक अतिरिक्त क्वालिटी बनकर आई जिसकी वजह से इसका नाम हो गया आयत, जिसकी वजह से इसका नाम हो गया आयत। अब मैं आपको एक और बता दूं, जितनी इसकी क्वालिटी होगी वो सारी क्वालिटी एक और फिगर होल्ड करेगा जिसका नाम होगा स्क्वायर। लेकिन इसके पास भी एक अतिरिक्त क्वालिटी होगी जिसकी वजह से इसका नाम भी बदल गया। मेरी बात समझना, जितनी क्वालिटी इसके पास थी वो सारी क्वालिटी इसके पास थी, इसी वजह से ये फिगर इसका एक पार्ट है। लेकिन कुछ अतिरिक्त प्रॉपर्टी, अतिरिक्त क्वालिटी की वजह से इसका नाम बदल करके रेक्टेंगल रख दिया गया। जितनी क्वालिटी इसके पास थी वो सारी क्वालिटी इसने एक और फिगर के दे दिया। तो यह फिगर जिसका नाम हो गया वर्ग, लेकिन इसके पास एक अतिरिक्त क्वालिटी की वजह से इसका नाम बदला। सारी क्वालिटी देने से तो वही रह जाता, लेकिन कुछ एक अतिरिक्त क्वालिटी की वजह से इसका नाम क्या हो गया? वर्ग हो गया। यह समांतर चतुर्भुज 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया था। रेक्टेंगल बनाया गया था जिसका नाम आयत था, ये भुजाओं को बेस करके बनाया गया था। जब कोणों को बेस करके बनाया गया तो अगले फिगर का नाम बना रोम्बस। रोम्बस को कहते हैं हम लोग समचतुर्भुज। मतलब आपको ये भी मैं बता दूं, जितनी क्वालिटी इस समांतर चतुर्भुज के पास थी वो सारी की सारी क्वालिटी इस समचतुर्भुज के पास आई, लेकिन इसके पास भी कुछ अतिरिक्त क्वालिटी होने की वजह से इसका नाम समचतुर्भुज कर दिया गया। और मैं एक जानकारी और बता रहा हूं, ये जितने भी स्क्वायर थे, जितने भी मतलब ये वर्ग थे, ये वर्ग भी इसकी सभी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे थे। इसलिए जितने वर्ग बने वो समचतुर्भुज बने, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये सब के सब वर्ग नहीं बन पाए। यह एक जनरल स्ट्रक्चर है सभी चतुर्भुजों को समझने की। मैं अभी सबको एकदम डिटेल कर दूंगा। इसमें भी मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी एक और प्रकार का समलंब चतुर्भुज बनेगा जिसका नाम होगा अंग्रेजी में आइसोसेलीस, आइसोसेलीस ट्रेपीजियम, आइसोसेलीस ट्रेपीजियम। हिंदी में हम इसको कहते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज।
अब मैं आपको बताऊंगा अभी इसके बारे में भी, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, इसको सब कुछ हम अच्छे से डिटेल करेंगे। तो फिर एक बार मैं आपको जनरल बातें बता करके मैं इनकी प्रॉपर्टी और इनके प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने जैसे आपको बताने की कोशिश करी चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में। चतुर्भुजों के प्रकार का अर्थ हो गया, मैंने कहा चतुर्भुज की हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं। 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, 2 विपरीत भुजाओं के समांतर होने के ऊपर, 2 एक विपरीत भुजा के समांतर होने पर, और कोई भी विपरीत भुजाएं समांतर नहीं उस पर। यहाँ पर मैंने कहा कि एक विशेष प्रॉपर्टी के तहत किसी चतुर्भुज का नाम समांतर चतुर्भुज रखा गया। एक विशेष प्रॉपर्टी के तहत किसी चतुर्भुज का नाम समांतर रखा गया। जितनी क्वालिटी इसके अंदर थी सब हमने एक और फिगर को देखा कि उसके अंदर भी मिल रही है, तो इसको इसका पार्ट बना दिया गया। लेकिन इसके पास एक अतिरिक्त क्वालिटी थी जिसकी वजह से इसका नाम आयत रख दिया गया, रेक्टेंगल रख दिया गया। इसका अर्थ ये हो गया कि जितने लोग रेक्टेंगल होंगे वो सब के सब आपके क्या होंगे, समांतर चतुर्भुज भी होंगे, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज रेक्टेंगल नहीं होंगे। ये शब्द अपने दिमाग में रख लीजिएगा, कॉपी में रख लीजिएगा, मैं अभी स्पष्ट भी कर दूंगा। दूसरी चीज मैंने कहा कि जितनी प्रॉपर्टी इस रेक्टेंगल अर्थात आयत के अंदर थी वो सारी प्रॉपर्टी एक और फिगर के पास थी जिसका नाम वर्ग था। वर्ग क्यों नाम था, क्यों आयत ही नहीं रह गया, क्योंकि उसके पास भी एक अतिरिक्त प्रॉपर्टी बनकर आई जिसकी वजह से इसका नाम वर्ग हो गया। एक और फिगर है जो कि इसी समांतर चतुर्भुज से निकला था, ये भुजाओं के बिहाफ पर निकला था, ये कोणों के बिहाफ पर निकला था। इसका नाम था रोम्बस, जिसको हम समचतुर्भुज कह रहे थे। समचतुर्भुज के पास इतनी सारी, मतलब इसकी सभी प्रॉपर्टीज थी, बट इसके पास भी एक अतिरिक्त थी जिसकी वजह से इसका नाम रोम्बस बना। और ये जो वर्ग लोग थे इनकी सभी गुणवत्ताओं को इसने होल्ड कर रखा था, इसी वजह से इनको भी हम रोम्बस ही कह रहे थे। बट इसकी एक ऐसी बात थी जो ये होल्ड नहीं कर पाता था, इसलिए इन सभी को हम रोम्बस नहीं कह रहे थे। ये हमको यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। समलम चतुर्भुज के एक और स्पेशल कैटेगरी की बात की जाएगी। 2 विपरीत भुजाओं के समांतर को देखा जाता है। जो विपरीत नहीं, जो समांतर नहीं होते हैं, वो दोनों अगर बराबर हो जाएं तो उसी को हम आइसोसेलीस कहते हैं, अर्थात समद्विबाहु समलम कहते हैं। इतनी जानकारी मैंने आपको दी। अब हम प्रत्येक प्रकार के फिगर को स्पष्ट करने जा रहे हैं। आप लोग खूब ध्यान से मेरी बात को अब सुनिएगा। हम सभी प्रकार के फिगर से शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत हम कहां से करेंगे, मैंने चतुर्भुज के बारे में आपको बता दिया है। मैं अब समांतर चतुर्भुज से चीजों को शुरू करूंगा। समांतर चतुर्भुज से चीजों को शुरू करूंगा जिसका नाम आपको पता है, अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं, हिंदी में हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर आप एक समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे तो बाकी आपको पता है कि रेक्टेंगल की अधिकतम प्रॉपर्टी आप समझ जाएंगे, स्क्वायर की अधिकतम प्रॉपर्टी आप समझ जाएंगे, और रोम्बस की अधिकतम प्रॉपर्टी समझ जाएंगे। इस फिगर का मैं निर्माण भी कर देता हूं। ये देखिए, मैं फिगर इसका बना भी देता हूं, आपके सामने मैं कर देता हूं। ये देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगल है, सॉरी पैरेललोग्राम है जिसका नाम मैंने रख दिया ABCD। मैंने कहा हम इनकी बनावट को देख करके, हम इनको क्योंकि मेंसुरेशन में पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा उद्देश्य होगा कि हम मेंसुरेशनल कॉन्सेप्ट भी समझाएं आपको और ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट भी समझाएं। तो हम इसको बेस्ड ऑन, ध्यान से देखिएगा, हम इसको बेस्ड ऑन कहां कहां पे, ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री पर भी आधारित लेके चलेंगे और हम इसको बेस्ड ऑन मेंसुरेशन भी लेके चलेंगे। हम इसको क्षेत्रमिति पर भी डिफाइन करेंगे और हम इसको कहां पे डिफाइन करेंगे, ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति पर भी डिफाइन करेंगे। मेंसुरेशन को अंतर्गत जब देखेंगे तो हम परिमाप की बात करेंगे, क्षेत्रफल की बात करेंगे, यही बात करेंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे इनको ज्योमेट्री के अंतर्गत ज्यामिति में, तो इनके कोणों की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, इनकी भुजाओं की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे जो मुख्य होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ऐसा फिगर जो 4 भुजाओं से घिरा हो जिसके विपरीत सभी भुजाएं समान तथा समांतर हो, समान तथा समांतर, ये डिफिनीशन में लिखा जाता है। तो ज्योमेट्री के आधार पर मैं पैरेललोग्राम को डिफाइन कर रहा हूं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर हो। विपरीत भुजाएं क्या हो, समान तथा समांतर हो। अब देखिए, जैसे समान का मतलब हम लिख सकते हैं कि AB जो हो बराबर हो CD के, और जो BC हो बराबर हो AD के। साथ साथ मैं लिख दूं कि AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। मतलब मैंने जो स्पष्ट किया कि ये देखिए इसके समांतर है, ए इसके समांतर है, इस प्रकार का जो फिगर बनकर आया उसका नाम है समांतर चतुर्भुज हुआ। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिएगा ध्यान से, इनके जो विपरीत कोण होंगे, विपरीत कोण वो समान होंगे।
विपरीत कोण इनके क्या होंगे, समान होंगे, अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि विपरीत कोण आप किसी भी पैरेललोग्राम की बात करेंगे समान होंगे, समान होंगे। अर्थात मैं लिख सकता हूं कि कोण ए बराबर कोण सी होगा और कोण बी बराबर कोण डी होगा। तीसरी जानकारी मैं यहां पर आपको दे देता हूं, उसको भी नोट करते जाइएगा। तीसरी जानकारी ये हो गई कि जो संगत कोण अर्थात एडजेसेंट एंगल होंगे वो उनका जोड़ 180 अंश के बराबर होगा, मतलब वो सप्लीमेंट्री होंगे। मैं लिख सकता हूं कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, इसी तरह से कोण ए प्लस कोण डी भी बराबर 180 होगा। ऐसे मैं लिख सकता हूं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होगा। ऐसे मैं लिख सकता हूं कोण सी प्लस कोण डी भी बराबर 180 अंश होगा। तो जितने भी आसन्न कोण होंगे मतलब संगत कोण होंगे उन सभी का जोड़, जैसे ए को अगर बी के साथ जोड़ दें, बी को सी के साथ जोड़ दें, सी को डी के साथ जोड़ दें, ए को डी के साथ जोड़ दें, ये सभी कोणों का जोड़ 180 अंश के बराबर होगा। अब एक दूसरी जानकारी आप ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनके विकर्णों को परस्पर मिलाते हैं, मतलब विकर्ण मिलाते हैं इनके, तो जो विकर्ण होते हैं, ध्यान से देखिए अगला पॉइंट यहां पे मेंशन कर रहा हूं, विकर्ण नोट करना है आप लोग को, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये जानकारी हो गई, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का अर्थ क्या हो गया, ध्यान से देखना कि हम कह दें कि ए पार्ट इस पार्ट के बराबर, अगर मान लीजिए उनका इंटरसेक्शन ओ पर हो रहा है तो उनके इंटरसेक्शन ओ पर होने से कुछ जानकारी है, यह पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा और यह पार्ट इस पार्ट के बराबर होगा। जो विकर्ण बनकर आएगा किसी भी समांतर चतुर्भुज में, उसके जो समद्विभाजन होगा उसका बाइसेक्टिंग होगा, मतलब बराबर होगा, अर्थात वो एक दूसरे को समान सेगमेंट में बांट देंगे। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम यहाँ पर डिटेल करें, हम लिख सकते हैं AO बराबर OC और हम लिख सकते हैं BO बराबर OD। यह जानकारी भी आपको स्पष्ट हुई होगी कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने में भी स्थितियां बनती हैं, लेकिन उसको हम लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पर मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट नहीं। जितना हमने बताया इतनी उपयोगिता आपके लिए बनकर आ रही है। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में बातें आ गई होंगी समांतर चतुर्भुज से संबंधित। अब आगे देखिए ध्यान से, इसी को अगर हम मेंसुरेशन पर लेकर आए, इसी फिगर को अगर हम मेंसुरेशन पर लाएं, क्योंकि मेंसुरेशन में हमें बहुत कुछ डिटेल नहीं करने की आवश्यकता है, आप उस फिगर को ऐसे छोटा सा बना दीजिए और हम तुरंत यहाँ पर सारी बातें आपको स्पष्ट कर देते हैं। ये मान लीजिए आपका एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान से देखना आप सबको स्पष्ट हो जाएगा। इसका विकर्ण जो होता है, एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। विकर्ण जो होता है किसी एक समांतर चतुर्भुज का, वह विकर्ण दो समांतर त्रिभुजों में इसको विभाजित कर देता है। हम इसका अगर परिमाप निकालेंगे तो परिमाप के बारे में तो आप जानते ही हैं, किसी भी फिगर का परिमाप बेसिकली क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं का जोड़ होता है, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो परिमाप इसलिए कभी लिखा नहीं जाता है, जहां पे बहुत रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे बताया जाता है, सभी भुजाओं का योग होता है। दूसरी बात, सभी भुजाओं का योग होगा, इसके क्षेत्रफल को जरूर हम लोग पढ़ेंगे। क्षेत्रफल क्या होगा इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सबसे पहले उसकी एक भुजा को नोटिस करना होगा, उस भुजा को हम आधार बना दें, उस भुजा से उसके विपरीत समांतर भुजा के बीच की दूरी लेनी होगी। ये देखिए, जैसे अगर इसका नाम मान लीजिए D है, तो हम कहेंगे जो क्षेत्रफल होगा वो आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई इसलिए बोल रहे हैं इसको कि ऐसे कह दें कि हम किसी एक भुजा को अगर बेस बना दें, मतलब आधार बना दें, उस भुजा से उसके विपरीत शीर्ष, विपरीत भुजा, विपरीत मतलब जो समान भुजा है, उससे उसकी दूरी क्या है, इसको हम अगर गुणा कर देते हैं परस्पर, तो यहां से हमें किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाता है। डिपेंड ये भी करता है, अगर हम इसको आधार बना लें, तो यहां से हम इसकी ऊंचाई देखेंगे, जो ऊंचाई बनेगी अब इस आधार को और इस ऊंचाई को नोटिस करेंगे तब भी क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यह शब्द क्लियर हुआ होगा कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है कि समांतर चतुर्भुज की एक भुजा को आधार बनाना होता है, उसके विपरीत समान समांतर भुजा से उसकी दूरी लेनी होती है, जो आई वही क्षेत्रफल है। हम इस पर एक एग्जाम्पल भी करवाएंगे, लेकिन अभी हम इस पर ऐसे ही जानकारी आपको दे रहे हैं जिससे कि आपको ये बातें स्पष्ट हो जाए। आप इस पर एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि ज्योमेट्री में हमें जानकारी देना आवश्यक है, लेकिन
जितनी डिटेल की आवश्यकता हमें मेंसुरेशन में है, क्योंकि टॉपिक का नाम मेंसुरेशन है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा समय अभी ज्योमेट्री पर नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पर समय लगाएंगे मेंसुरेशन पर। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज की जो संलग्न भुजाएं हैं, एक का नाम 15 सेंटीमीटर है, दूसरा अगर मान लीजिए यहाँ पर 18 सेंटीमीटर है। एक 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, ये इसके समांतर है और यह इसके समांतर है। हमने कहा कि यहाँ पर छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजाओं के बीच जो दूरी है, अगर हमने कहा 10 सेंटीमीटर है, कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी। देखिए, इस तरह का प्रश्न बनेगा हमारे शब्दों में, जो मैं आपको यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमसे कहा गया एक समांतर चतुर्भुज है, जिसकी जो भुजाएं हैं, संलग्न भुजाएं हैं, साथ में जुड़ी भुजाएं हैं, एक की लंबाई 15 है, दूसरे की 18 है। तो छोटी भुजा आपको 15 वाली दिखेगी, बड़ी भुजा 18 वाली दिखेगी। तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी इसने हमसे कहा है कि 10 सेंटीमीटर। दूरी आपको मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि वह रेखा होती है जो एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है। हमसे बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी अर्थात इसका मान पूछा गया है, इसका मान। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है? 15 और ऊंचाई कितनी है? 10, मतलब 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर हम बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी को d मान लें भाई, क्योंकि फिगर वही है तो क्षेत्रफल तो वही आना है। हम क्षेत्रफल में अब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे और हम लिखेंगे BC गुणे d, BC गुणे d। क्षेत्रफल आप 150 ही रखिए और BC हमारे पास है 18 और d हमको नहीं पता है, तो हम d का मान लिखेंगे 150 बटा 18 कर देंगे, 2 9 बार होगा 75 कर देंगे इसको। अब आप देखिए 3 3 9 होता है, 3 25 हुआ, 3 8 24, 8 सही 1 बटा 3 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी हो जाएगी, जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मतलब आप ध्यान से देखने की, समझने की कोशिश करिए। क्षेत्रफल तो चलो हम 150 लिख दिए, अब 150 को अगर हम 18 से भाग दे देंगे तो हमें बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी आराम से पता चल जाएगी, जो कि आप बेसिकली देख रहे हैं 8 सही 1 बटा 3 सेंटीमीटर है। इस तरह के प्रश्न आपसे मिलेंगे और आपको करना होगा। अब हमने जैसे पैरेललोग्राम बताया, उसी पैरेललोग्राम के बिहाफ पर अगला फिगर बनकर आएगा जिसका नाम है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हम हिंदी में कहेंगे आयत। अगर पैरेललोग्राम आपको स्पष्ट हो गया हो तो मैं आयत की तरफ बढ़ूं। अब जो हमारा पैरेललोग्राम था, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे देखिए फिगर आपका पैरेललोग्राम था, ये जो फिगर था मैंने ऐसे बना दिया, ये देखिए ऐसे बना दिया, ये फिगर आपका पैरेललोग्राम था। अब इस फिगर को जो हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम लिखा है, अगर हम ये जो फिगर आपका पैरेललोग्राम बना था, ये देखिए, अगर हम इसको ऐसे कहीं भुजाओं के आधार पर ऐसे सीधा कर दें, ये देखिए इसको सीधा कर दें, तो हमारे पास जो फिगर बनेगा उसका नाम हो जाएगा क्या? रेक्टेंगल। मतलब मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं, देखिए इनके साथ स्थिति क्या होगी। ये देखिए ऐसे बेसिकली फिगर हम यहाँ पर इसी के आधार पर बना देते हैं, यहाँ पर हमको बने फिगर भी मिल जाएंगे। ये देखिए ये जो फिगर है वो आपका क्या है? रेक्टेंगल है। अब आप देखो तो यहाँ रेक्टेंगल के अंदर मैंने जैसे कहा था कि जितनी प्रॉपर्टी, अगर हम इस रेक्टेंगल को डिफाइन करें ज्योमेट्री के आधार पर, तो हम ज्योमेट्री के आधार पर जितनी प्रॉपर्टी हमारे पैरेललोग्राम के अंदर थी, वो सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के अंदर भी होगी। बस एक इसकी अतिरिक्त प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से इसका नाम आयत कर दिया जाता है। बाकी जितनी जानकारियां वहां पर थी, अगर हम इसका नामकरण कर दें, हम इसको कह दें कि यह ABCD है, तो आपको यहां पर भी विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर ही नजर आएंगी जैसे उसमें था। इसमें क्या था, और उसमें साथ साथ क्या था कि जो हमारे पास संगत मतलब विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, इसमें भी बराबर होंगे। संगत कोण मतलब एडजेसेंट एंगल यहाँ पर 90 180 डिग्री बनाते, इसमें भी बनाएंगे। इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। एक इसके पास अतिरिक्त प्रॉपर्टी बनकर आई, वह क्या बनकर आई? आप शब्द को सुनिएगा कि इनके सभी संगत कोण समकोण होते हैं। एक जानकारी देखिए अतिरिक्त बनी, समकोण होते हैं, संगत कोण समकोण होते। जबकि आपने पैरेललोग्राम जब देखा था तो कुछ ऐसे फिगर बना था, तो यहां पर संगत कोणों का समकोण होना जरूरी नहीं था। जबकि अगर हम आयत की बात करेंगे तो आयत में पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितने नियम थे, वो सब कॉमन है, केवल एक इसके अतिरिक्त नियम की वजह से कि इनमें जो संगत कोण है, ये वाले कोण जो हैं, ध्यान से देखना,
ये वाले जो कोण हैं, यह कोण आपके क्या हैं, समकोण हैं। मतलब यहां पर जो कोण बनेगा, जैसे ये कोण, यह कोण, यह कोण, यह कोण, ये आपका समकोण होगा। ये आपके फिगर की स्पेशल खासियत होती है। इस वजह से इसको हम आयत कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे आपका कमरा ऑलमोस्ट आयताकार या वर्गाकार होता है, आप आयत, किताबें आपकी आयताकार होती हैं, तो जो प्रॉपर्टी आपके मतलब विपरीत भुजाएं समान समांतर होंगी, एडजेसेंट एंगल आपके जो होते हैं 180 होंगे, विपरीत कोण समान होंगे, डायगोनल्स दो बराबर भागों में विभाजित करेगी, आपस में भी समद्विभाजित होगी, बस केवल एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, संगत कोण यहां समकोण होते हैं। इस वजह से ये आयत आपका समांतर चतुर्भुज है। तो नोट यहां पर मैं यही लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, परंतु सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। ये लाइन आपको लिखना है। सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते हैं। यही शब्द है। अब इसको अगर हम क्षेत्रमिति के बिहाफ पर देखें, तो क्षेत्रमिति के बिहाफ पर मैं जो जानकारियां दे रहा हूं उसको समझिए। ये आपका आयत है, आयताकार खेत होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। जनरली उसकी ये देखिए, ये लंबाई उसकी मान ली जाती है, क्योंकि यहाँ पर संगत कोण जो होते हैं वो आपके 90 डिग्री होते हैं। इसकी लंबाई L मान ली जाती है, चौड़ाई B मान ली जाती है। सबसे पहले हम इसका परिमाप अगर करें, तो आपको पता है कि विपरीत भुजाएं समान ही होती हैं। यह लेंथ इस लेंथ के समांतर भी है और समान भी है, यह लेंथ भी इस लेंथ के समांतर है तो समान भी है। तो परिमाप आप समझ गए होंगे कि 2 बार लंबाइयों को जोड़ा जाएगा, 2 बार चौड़ाइयों को जोड़ा जाएगा, तो ट्वाइस L प्लस B इंटू H हो जाता है। इसके क्षेत्रफल की बात किया जाए, तो क्षेत्रफल में आपको दिख रहा है कि 2 भुजाएं, जैसे उसमें समांतर चतुर्भुज में मैंने कहा था कि ये अगर आधार है, इसके विपरीत भुजा से इसकी दूरी मतलब जो समकोण बनाए, तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया। यूनिट आप जानते हैं कि कब कहां किसको लिखना होता है। परिमाप में केवल यूनिट इकाई में लिखा जाता है, क्षेत्रफल में यूनिट इकाई का स्क्वायर हो जाता है। आपको परिमाप निकालना क्यों पड़ता है? क्योंकि हमें बाउंड्री की लेंथ नापनी है। जब अपने खेत के चारों तरफ मुझे तार लगवाना है, रास्ता बनवाना है, तो समय में परिमाप की आवश्यकता होती है। सिंचाई की जुताई, गुड़ाई, पेड़ लगवाना, या पेड़ कह सकते हैं समतलीकरण करवाना, मार्बल लगवाना, फर्श लगवाना, ये सब क्षेत्रफल पे डिपेंडेंट होती है। हम लोग क्षेत्रफल अब निकाल चुके हैं। एक और इसमें जानकारी हमको रखनी होगी कि विकर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है। विकर्ण की लंबाई, ये दोनों विकर्ण की लंबाइयां इसमें समान भी होती हैं, क्योंकि भुजाएं समान जुड़ी हुई हैं, तो विकर्ण की लंबाई एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बनकर आ रहा है। और विकर्ण की लंबाई बेसिकली पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में खड़े हैं, इस कमरे में सबसे बड़ी लंबी छड़ कहां रखी जा सकती है? आप सोचिए, आपका फर्श अपना देखिए जहां पर बैठे हैं, सबसे लंबी छड़ फर्श पे, ना कि पूरे स्पेस में, सबसे लंबी छड़ उस कोने से इस कोने, जिसको हम विकर्ण कहेंगे, विकर्ण की लंबाई को प्रदर्शित करती है। अगर हम पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर लें, ये देखिए आधार हो गया, ऊंचाई हो गई, तो यह कर्ण हो जाएगी बेसिकली। तो हम इसको लिखें L इज इक्वल टू अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर रूट में अगर हम निकाल दें, तो यह आपके विकर्ण की लंबाई को प्रदर्शित करेगा। तो आपको समझ में आ गया। इसकी जानकारी किस पर? मेंसुरेशन पर भी और ज्योमेट्री पर भी। ये आपको हो गया क्लियर आयत। अब आयत के बाद अगले फिगर की तरफ आते हैं, जिसका नाम होगा स्क्वायर। स्क्वायर जिसको हिंदी में कहेंगे वर्ग। अब आप ये जानकारी रख लीजिए वर्ग को लेकर के, ध्यान से देखिएगा, वर्ग को लेकर के एक जानकारी रख लीजिए कि यह एक प्रकार का ऐसा फिगर है। देखिए मैं यहां बना भी देता हूं आप लोगों के लिए, ये बना भी देता हूं, ये देखिए, ए इस तरह से बना दिया जाए तो यह वर्ग है। इसमें सबसे बड़ी जानकारी, क्योंकि जितने भी आयत होते, अब यहां पर शब्द समझिएगा, मैंने आपको पहले भी कह दिया है कि जितनी प्रॉपर्टीज आयत की है, सब की सब वर्ग में समाहित है। बस एक अतिरिक्त प्रॉपर्टी, इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। बस एक एक्स्ट्रा इसमें जानकारी हुई कि आयत की सभी प्रॉपर्टीज रख लीजिए, विपरीत भुजाएं समान, समांतर, विकर्ण की लंबाई समान, ये सब सारी चीजें यहां पर हो गई फिक्स। एक जानकारी इसमें हो गई, क्या हो गई लिख लीजिएगा, कि सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं, समान होती हैं, विकर्ण भी समान होते हैं। और एक और जानकारी यहां पर हम आपको बता दें कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर मिलते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण पर।
यहां पर मैं लिख देता हूं इस लाइन को, विकर्ण एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं। ये शब्द आपको समझना होगा, और विकर्ण समान होते हैं, ये भी आपको समझना होगा। अब हमने समझ लिया कि इतनी प्रॉपर्टीज यहां पर अतिरिक्त बनकर आ रही है कि सभी भुजाएं समान है, सभी भुजाएं समान होती, बस उसमें वही चीज नहीं था, उसमें विपरीत भुजाएं आपकी समान होती थी, लेकिन इसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। अब इसका मतलब हमें समझ गए कि सभी, ये जो हम नोट लिख रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा, सभी वर्ग आयत होंगे, सभी वर्ग आयत होंगे। अगर आयत होंगे तो सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज भी होंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, होंगे। लेकिन आप समझ लीजिएगा, सभी आयत वर्ग नहीं होंगे, उसी प्रकार से सभी समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे। ये शब्द अपनी कॉपी में रख लीजिएगा। वर्ग जो है वो कह रहा है कि मैं आयत हूं, सब हम लोग जितने हैं सब आयत हैं। सभी वर्ग ये भी कह रहे हैं कि हम समांतर चतुर्भुज भी हैं, लेकिन ये शब्द दिमाग में रख लीजिए कि सभी जो वर्ग आयत हैं वर्ग नहीं होंगे, और सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज नहीं होंगे। क्षेत्रमिति के आधार पर इनकी हम जानकारी आपको दे दें। क्षेत्रमिति के आधार पर देखिए क्या क्या दे सकता हूं मैं। सबसे पहले परिमाप, मान लीजिए हमने देखिए फिगर यहीं पर बना दिया, ये है स्पेशल फिगर वर्ग का, सभी भुजाएं समान है, विपरीत कोण भी समान है, 90 डिग्री भी बना रहे हैं दूसरे के साथ, तो ये सारी जानकारियां जो उसमें थी वहां पर भी बनकर आई। परिमाप हो जाएगा 4 गुणे भुजा, अगर भुजा समान है। क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा, और इसमें विकर्ण की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई जो यहां पर रखी जाएगी वो आपकी क्या होगी, देखिए विकर्ण की लंबाई। तो आप देखिए अगर ए ले रहे हैं भुजाओं को तो अंडर रूट हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो जाहिर सी बात अंडर रूट 2a स्क्वायर, ए का वर्ग मूल निकलेगा तो a√2 हो जाएगा, a√2 यूनिट हो जाएगी विकर्ण की लंबाई। ये जानकारी हो गई किसी वर्ग से संबंधित, जो वर्ग को हम समझ पा रहे हो। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, इस पर भी आपका कमांड हो गया होगा। ये हो गया हमारे सामने वर्ग की जानकारी। अगला फिगर आएगा रोम्बस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। ये भी समांतर चतुर्भुज ही होता है, बस जितनी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज में है इसमें भी है, बस इसकी कुछ स्पेशल जानकारी है, उसको आप समझिएगा। जो समांतर चतुर्भुज थे उसमें आपने देखा था, देखिए ऐसे बना था समांतर चतुर्भुज, थोड़ा सा शब्दों को समझिएगा तो आपको सब स्पष्ट हो जाएगा। इसमें विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर थी, ये लाइन लिखी थी, लेकिन ये कहीं नहीं कहा था कि सभी भुजाएं समान होगी। इसमें बस इतना ही होगा कि उसी तरह का फिगर होगा जैसे समांतर चतुर्भुज में बनता है, लेकिन एक जानकारी यहां पर स्पष्ट सामने बनकर आ रही है कि सभी भुजाएं समान होगी, सभी भुजाएं समान होंगी। एक जानकारी पहली बनकर आई कि सभी भुजाएं समान होंगी। ध्यान से देखना, बाकी जैसा समांतर चतुर्भुज में होता था वो सब कुछ इसमें भी रहेगा, कि मतलब विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर होंगी, ठीक है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, संगत कोण 180 बनाएंगे, विपरीत कोण समान होंगे, जो जानकारी उसमें थी वही इसमें भी रहेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यह पूरी तरह से समांतर चतुर्भुज ही है। अगर हम इसको ज्योमेट्री के बिहाफ पे सोचें, इसको हम ज्योमेट्री अर्थात ज्यामिति के बिहाफ पर सोचें, हम ये लाइन लिख सकते हैं कि जितने भी समचतुर्भुज होते हैं सब समांतर होते हैं, लेकिन सभी समांतर समचतुर्भुज नहीं होते हैं, शब्दों को पकड़िएगा। दूसरी बात यहां पर और जो इंपॉर्टेंट है उसको देखिए, जो विकर्ण होंगे एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, ये लाइन लिखिए। हमने लिखा कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, ये लाइन है। यहां पर विकर्ण जरूरी नहीं कि समान ही हो, ये भी समझने की कोशिश करिएगा। एक विकर्ण का नाम D1 है, दूसरे का नाम D2 है, दोनों विकर्ण अलग अलग भी हो सकते हैं। अब सोचो कि यही सारी प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो वर्ग के अंदर भी थी, वर्ग में भी तो ऐसा ही था। क्या था, सभी भुजाएं समान थी, विपरीत भुजाएं समान तथा समांतर थी, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे थे, वो सारी जानकारी थी उसमें।
बट इसके साथ साथ संगत कोण यहाँ समकोण थे। संगत कोण समकोण इसमें नहीं है, मतलब ये लोग वो हो सकते हैं लेकिन वो लोग ये नहीं हो सकते, इसीलिए मैंने यहां पर इसको अलग कर दिया था। अब आप समझने की कोशिश करो, इसी वजह से ये कैटेगरी बनकर सामने आई थी। तो हम यहां पर ये समझ गए हैं कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करेंगे, मतलब ये जितने कोण बनेंगे यहां पर वो सब समकोण बनेगा। मतलब जितने 4 त्रिभुज बनेंगे वो सब के सब त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनेंगे। समकोण बनेगा तो जाहिर सी बात है कर्ण होगा, एक कर्ण होगा, एक कर्ण होगा, और भुजाएं आपको पता है जो आधार और लंब की तरह काम करेंगी। तो यहां पर हम समझ गए, अगर ये मान लीजिए O है तो आपको अगर हम इस चतुर्भुज का नाम AOBC कर दें तो यहां पर एक जानकारी आप लोग अपनी कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा जो मैं लिखवा रहा हूं। क्या लिखवा रहा हूं ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूंगा कि कोण AOB, कोण BOC, कोण COD, कोण DOA, ये सब के सब अलग अलग 90 डिग्री के बराबर होते हैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90। इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि AO जो होगा OC के बराबर होगा, BO आपका OD के बराबर होगा। समकोण पर समद्विभाजित करेंगे इसका। और मेंसुरेशन के बिहाफ पर, क्षेत्रमिति के बिहाफ पर इसकी जानकारी हम आपको दें। देखिए क्या क्या मैं देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो परिमाप, परिमाप तो स्पष्ट है कि भुजा समान है तो जैसे वर्ग में होता था उसी तरह से इसमें भी होगा, तो 4 गुणे भुजा हो जाएगी अगर भुजा का नाम प्रत्येक A है तो। ठीक, सबका नाम A है। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल हम समांतर चतुर्भुज के आधार पे भी निकाल सकते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज में जानकारी थी कि कैसे आधार ले लीजिए, इनसे दूरी ले लीजिए, तो हम जो रूल था वहां लगा सकते हैं। लेकिन इसमें ज्यादातर जो प्रश्न बनते हैं आपने देखा होगा विकर्ण के आधार पर बनते हैं। विकर्ण अगर एक D1 है दूसरा D2 है तो मैं लिखूंगा 1/2 गुणे D1 इंटू D2, ये लिख दूंगा। इससे हम किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। मतलब 1/2 into the product of diagonal is equal to the area of a rhombus। ये किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाएगा। बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रश्न जो मिलेगा आप आराम से कर पाएंगे, इसमें समस्या नहीं होगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग इसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। कंफर्म है? अब अगला फिगर जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा। अगला फिगर है ट्रेपीजियम। क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम जिसको हम लोग कहेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इसको भी आप लोग बस और समझ लीजिए जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए और यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम अभी तक ना हो पाए। चलिए, समलंब चतुर्भुज जिसको हम कह रहे हैं ट्रेपीजियम। मैंने आपको डिफिनीशन देते समय देखिए अभी तक हमने जितने फिगर लिए उन सभी फिगर में विपरीत भुजाएं समांतर थी, मतलब दोनों पेयर पैरेलल थे। यहां पर केवल एक पेयर अपोजिट भुजाओं का ही पैरेलल होगा, मतलब विपरीत भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होगा, एक जोड़ा समांतर नहीं होगा। फिगर कुछ ऐसे बनता है। देखिए मैं यहां पर लेकर इस फिगर को यहां से बना देता हूं तो आपको ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा। ये देखिए, ये बना। ये जो फिगर है वो आपका क्या है? समलंब चतुर्भुज है। आपने देखा कि दो विपरीत भुजाएं समांतर हैं। ये भुजा इसके समांतर हैं और समांतर के साथ साथ असमान है। जैसे ज्योमेट्री के आधार पे मैं डिफिनीशन देते जा रहा हूं, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री मैं दे रहा हूं, फिर मेंसुरेशन पर मैं इसको बताता हूं। देखिए सबसे पहले मैं लिखूंगा AB इज पैरेलल टू CD, बट ये मस्ट रहेगा कि AB इज नॉट इक्वल टू CD। अगर इक्वल ही हो गया ना तो रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत बन जाएगा, तो आप ये मान के चलो कभी बराबर नहीं होगा। और ये दोनों समांतर नहीं होंगे, इन दोनों को समांतर आप नहीं कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर एक जानकारी ये हो गई, बाकी कई सारी जानकारियां हैं उसको भी ध्यान से समझिएगा। ये इनकी दूरियां हैं, ये इनकी दूरियां यहां से यहां तक। ठीक है, अच्छा बाकी और जानकारियों में अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे ए कोण, क्योंकि समांतर भुजाएं हैं ना, तो समांतर भुजाओं में अगर ये रेखा गुजर रही है तो संगत कोण 180 अंश होते हैं, समान होते हैं। को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं, जैसे कि यह कोण इसके साथ 180 बनाएगा या इसके साथ 180 अंश बनाएगा, ये जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर ये एच है, ए भी एच है, समान ही रहेगी, तो यह लेंथ अगर ए एक्स है तो यह आपकी क्या होगी? ए वाई होगी। मतलब ए लेंथ भी आपको दिख रही है कि दोनों जैसे ए लेंथ इस लेंथ के बराबर हो पाएगी। और इसको देखेंगे तो आपको एक जो है यहाँ पर एक आयत की तरह फिगर नजर आएगा, आयत की तरह फिगर नजर आएगा। समलंब चतुर्भुज की कुछ इतनी प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है। इसमें कुछ जानकारी मैं और दूंगा कि जैसे मान लीजिए एक समलंब चतुर्भुज, ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर कुछ ऐसे बनाया गया,
कुछ ऐसे बनाया गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो मतलब असमांतर भुजाएं हैं, जो असमांतर भुजाएं हैं, अगर वो बराबर हो गई, जैसे यह लेंथ इसके बराबर हो जाए, मान लीजिए अगर इसका नाम ABCD है। अब देखिए कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां से बनकर सामने आएंगी। अगर ए इसके समांतर है और बराबर नहीं है, जबकि मैंने कहा कि यदि यदि ध्यान से देखना कि जो AD है बराबर अगर BC के हो जाए, मतलब यह रेखा इस रेखा के बराबर हो जाए, तो इस चतुर्भुज को हम लोग क्या कहेंगे पता है? समद्विबाहु समलंब कहेंगे। मैंने इसको पहले से भी बताया था आप लोगों को। समद्विबाहु समलंब हम लोग कहेंगे, समलंब कहेंगे। मतलब अब समद्विबाहु समलंब, ए भुजा इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो ए लेंथ, अगर हम इस लेंथ को ड्रॉ करें तो यह लेंथ इसके बराबर हो जाएगी, एक आयत बन जाएगा। कोणों का सिस्टम समझ में आएगा कि यह कोण इसके बराबर होगा, यह कोण इसके बराबर होगा। तो कई सारी ऐसी जानकारियां आपको नजर आएंगी, ठीक है, इतनी जानकारी। अब इसको अगर हम क्षेत्रमिति के आधार पर पढ़ें तो क्षेत्रमिति में हम समझ रहे हैं कि अगर मुझे परिमाप निकालना है तो भाई भुजाओं का जोड़ करना है। अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फार्मूला आप देख लीजिए क्या बनता है। देखिए इस तरह का एक फिगर है, आप ध्यान से देखना कि अगर मान लीजिए हम यह लेंथ x ले रहे हैं, यह y ले रहे हैं, जो समांतर भुजाएं हैं उनकी अलग अलग लेंथ यदि x1 y है तो इसका एरिया हो जाता है 1/2 गुणे x प्लस वाई, मतलब समांतर भुजाओं का योगफल गुणे उनके बीच की दूरी, गुणे उनके बीच की दूरी। ये आपको एरिया नजर आएगा, मैं लिख देता हूं 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल योग गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, ये क्षेत्रफल हो जाता है किसी भी ट्रेपीजियम का। अब इसमें कुछ जानकारियां जैसे इस तरह से भी होंगी, ध्यान से देखना क्या होगी कि अगर मान लीजिए कभी कभी आपको ए लेंथ दोनों पता हो, ए लेंथ पता हो, त्रिभुज की तरह बन रहा हो, इसमें और बहुत सारी जानकारियां हमको देकर के प्रश्नों में फंसाया जाएगा। तो हम लोग अगर थोड़ा बहुत समझ रहे हैं तो चीजों को हम लोग यूज कर लेंगे जब भी परीक्षा में ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो। संभवतः ये बातें समझ में आई। एक और फिगर है, आप उसको भी देख लीजिए, जिसमें कोई भी भुजा समांतर नहीं होती है। इसको कहते हैं काइट, जिसको हिंदी में कहते हैं पतंग। आज देखिए एक लंबा सेशन जा रहा है, मेरी बात को समझिएगा। पतंग हमने तो नहीं उड़ाया है, आप लोगों ने उड़ाया होगा बेसिकली। मुझे पता है पतंग सब उड़ाए होंगे, लेकिन पतंग क्या होती है, क्या पतंग हम आइडियल कभी बना पाए हैं? आइडियल पतंग क्या है? जो कोई दुकान पे जाइएगा ना तो पतंग ऐसे लीजिएगा, कहिएगा एक ऐसा फिगर जिसमें पहली चीज कोई भुजा समांतर ना हो, दो संगत भुजाएं हो, मतलब अलग अलग संगत भुजाएं हो। इसमें देखिए ध्यान से, इस फिगर का नाम है पतंग, इस फिगर का नाम पतंग है। कोई भी भुजा समांतर नहीं है, दो अलग अलग संगत भुजाएं परस्पर समान है, परस्पर समान है। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो AB है वो AD के बराबर है और जो BC है वो CD के बराबर है। मतलब ए रेखा इसके बराबर है, ए रेखा इसके बराबर है, ठीक। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर मिलते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर मिलते हैं, मतलब समद्विभाजित नहीं करते हैं, मिलते हैं। जैसे इन कोण कितना बनता है? समकोण बनता है। जो छोटा विकर्ण होता है परस्पर बराबर बढ़ जाता है, परस्पर बराबर बढ़ जाता है, कोणों को समान कर देता है। एक कोण इसके बराबर हो जाता है, कोण इसके बराबर हो जाता है। इतनी जानकारियां हैं बस पतंग को लेकर के। अगर ऐसे कोई पतंग बना के दे रहा है तो समझ लो अच्छी पतंग है। क्या? फिर से सुनिएगा, संगत भुजाएं परस्पर, जोड़े जो उनके साथ में बनते हैं समान होंगे। ए इसके दो छोटी संगत भुजाएं होंगी, दो बड़ी संगत भुजाएं होंगी। उनके विकर्णों को परस्पर मिलाएंगे तो समकोण पर मिलेंगे। एक दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी, दूसरी बराबर भागों में नहीं बटेगी। यहां पर जो कोण बटकर आएंगे कोण परस्पर समान होंगे। ए इसके बराबर होगा, इसके मतलब यह कोण, जैसे ए बी जो यहां पर मान लीजिए और यह लेंथ, इस कोण का मान परस्पर आपस में बराबर होगा। ऐसी पतंग बनी तो अच्छी पतंग है, नहीं तो आप समझिए क्या है, ठीक। यही पतंग का प्रोसेस है। बहुत ज्यादा इससे मेंसुरेशन के प्रश्न पूछे नहीं जाते, इसलिए हम लोग इस पर काम बहुत नहीं कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ेगी हम लोग इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। जो प्रश्न है देखिए ध्यान से, मैंने अभी चतुर्भुज की जितनी जानकारियां दी उस पर संबंधित कुछ प्रश्न है, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं जिससे कि इसको फाइनल कर ले आज ही क्लास में। एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की 1/3 है। आयताकार भूखंड है, ये ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो चौड़ाई है लंबाई की 1/3 है, भूखंड का जो परिमाप है 240 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी होगी? जनरल अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ट्वाइस L प्लस बी होता है परिमाप, ट्वाइस L प्लस बी होता है। इसने कहा कि जो चौड़ाई है लंबाई की
एक तिहाई है, यही तो बोला ना, भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की एक तिहाई है। यदि लंबाई को हम लोग यहां पर ले लेते हैं यल, तो चौड़ाई हो जाएगी 1/3 यल। या हम ऐसे कह सकते थे, आपको पता है, अगर दोनों को हम जैसे मान लीजिए, आपको ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि चौड़ाई एक तिहाई है तो लंबाई 3 गुना होगा, लंबाई 3 गुना होगा। तो हम ऐसा अगर लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। कैसा कि अगर हम कह देते कि यह मान लीजिए b है, तो यह हो जाएगा 3b। अब परिमाप अगर आपको दिया है 240, तो आप लिख सकते थे ट्वाइस 4b हो जाएगा, 4b बराबर 240, 4 दूना 8, तो b बराबर 8 त्रिक 24 हो जाएगा। चौड़ाई 30 हो गई। तो लंबाई हमसे पूछा है, लंबाई हमसे पूछा है, तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग b को निकाले हैं, 90, हाँ बिल्कुल, ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करिएगा। इसमें हमसे बोला है कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई इसकी लंबाई की एक तिहाई है। यदि भूखंड का परिमाप 240 है तो हमसे इसकी लंबाई पूछी गई है। क्या इसमें ऑप्शन है? नहीं है। तो नहीं है तो आप लोग डी ऑप्शन लगाइएगा, क्योंकि बी अगर 30 आई है तो इसकी जो लंबाई होगी 30 कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। 90 30 120 होगा, 120 दूना 240 होगा। ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल होगा। इसको हम कराने का एक दूसरा तरीका बता देते हैं, आप उसको नोट करिएगा। हम लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, तो यहां पर 3:1 का अनुपात होगा, क्योंकि चौड़ाई लंबाई की कितनी है? चौड़ाई लंबाई की एक तिहाई है। अनुपाती पदों को जोड़ दीजिए, तो 4 हो गया, उसका 2 गुना कर दीजिए, तो यह आपको 240 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 8 बराबर अगर 240 है, तो हम 3 का मान अगर निकालें तो क्या होगा? 8 त्रिक 24, 30 तिया 90, तो 90 होना चाहिए, जो कि आपको दिया नहीं गया है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का हल होगा। तो डी ऑप्शन नोट कर सकते हैं। प्रोसेस है, जैसे मैंने कहा, आपको पता है कि परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ होता है, और ये दोनों लोग अभी 2 ही बार हैं, तो 4 बार इनको होना चाहिए। 2 से गुणा कर दीजिए, 240 हो गया, 240 को कंपेयर कर दीजिए, 3 का मान 90 हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसको पढ़िए। हाँ, एक आयताकार आंगन की, आयताकार आंगन आप समझ लीजिए कि आसन्न भुजाओं में से एक भुजा, आसन्न भुजाओं में से एक भुजा 7 है, एक भुजा 7 है। पढ़ते जाइएगा, सब लोग करते जाइएगा और रिस्पॉन्स करते जाइए। और इसका जो विकर्ण है वो 25 है। विकर्ण क्या है? 25 है। तो हमसे पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई करना होता है। तो यहाँ पर 90 है ही है, इस 7 है, 25 है, तो इस लेंथ को निकालना है। तो लेंथ बराबर अंडर रूट 25 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग करेंगे तो मेरे ख्याल से 576 होगा, जिसका वर्गमूल करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। अब 24 अगर है और 7 है, लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, 7 चौके 28, 7 दूना 14, 14 दो 16, 168 हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आंगन का। आप सभी लोग यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो ऑप्शन का जो क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल हुआ, वो डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या होगा। ये देखिए अगला प्रश्न है, पढ़िए, इसको भी बताइए क्या है। यदि किसी एक छोटे वर्ग की एक भुजा 1/10 मीटर है, तो 4 मीटर भुजा वाले वर्ग में ऐसे कितने छोटे वर्ग समाहित हो सकते हैं। एक वर्ग है आपके पास, देखिए ध्यान से, इसकी सभी भुजाएं 4 हैं, सभी भुजाएं 4 हैं। इसमें हमें कुछ वर्ग रखने हैं, इसमें हमें कुछ वर्ग रखने हैं, और प्रत्येक वर्ग की जो भुजाएं हैं वो 1/10 मीटर है। 1/10 मीटर क्या होता है पता है? 10 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 10 सेंटीमीटर। तो अगर हमें वर्गों की संख्या निकालनी है, वर्गों की संख्या अगर निकालनी है, तो हम पहली चीज तो, क्योंकि ये मीटर में था, सेंटीमीटर में करेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो भुजा को हम 400 400 400 लेके चले, 400 400 400 लेके चले। हम लिख दें 400 मतलब बड़े वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइड बाय छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। 2 शून्य खत्म हो गए, 4 चौके 1600, 1600 यहां पर इस प्रश्न का हल हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दिया है। मेरी बात को समझिए। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक कंफ्यूजन बनेगा। जैसे मान लीजिए अभी तो जो छोटा वर्ग है उसकी जो भुजाएं हैं, वो भुजाएं इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दे रही हैं। लेकिन अगर इन केस यहीं पर 1/12 लिखा होता, 1/8 लिखा होता, तो प्रॉब्लम होती। ऐसे के लिए जैसे लेंथ है मान लीजिए 400 सेंटीमीटर, और इसकी जो भुजाएं हैं 10 है, तो 10 से इसको डिवाइड करिए, तो देखिए आपको कितनी नजर आएंगी। 10 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगी। तो 40 हम लेंथ की तरफ रख सकते हैं, 40 ब्रेथ की तरफ रख सकते थे, तो 40 गुणे 40 हम ऐसे ही कर देते, तब भी हमको 1600 मिल जाता।
कभी कभी जैसे मैंने कहा, जैसे अगर लेंथ यहाँ पर 8 तक ही कवर कर पा रहा है, कुछ ऐसा पार्ट जो छूट जाएगा, वहां पर वर्ग रख ही नहीं सकते ना, अगर 1 मीटर तक हम लेंथ को डिवीजन में स्थिति ना आए तो। इसलिए यहाँ पर इस पर आधारित हमको लेके चलना होगा। आगे बढ़िए, चौथा नंबर आपके सामने होगा। चौथा, ये देखिए, इसको पढ़िए। एक वृत्ताकार मैदान तथा वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर है। एक वृत्त है और एक वर्ग है, दोनों का मैदान की जो लंबाई है, जो परिमाप है, दोनों का बराबर है। मतलब आपको पता है यहाँ पर जो परिधि होगी, आपको मैंने पढ़ाया है, वही यहाँ पर परिमाप होगा। लेकिन इसका परिधि, इसका परिमाप दोनों परस्पर बराबर है। पढ़ते जाइएगा। इस समय इसका जो वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल दिया है, एरिया, वो 121,000 दिया है। हम इसकी भुजा यहां से निकाल सकते हैं। भुजा कैसे निकालेंगे बताइएगा? सीधा सीधा वर्गमूल कर दीजिएगा। 121 का 11 हो जाएगा और 1 शून्य बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा भुजा। तो परिमाप क्या होगा बताइए? इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुणे 110, 440 हो जाएगा। जो ये परिमाप है वही परिधि है, परिधि 440 हो जाएगी। परिधि का रूल आपने पढ़ा है, 2 पाई r होता है। जो 440 दिया है, इस वर्ग का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इसकी रेडियस अर्थात इसकी त्रिज्या पहले हम निकालेंगे। 2 गुणे 22/7 गुणे r नहीं पता है, 440 लिखा गया। 22 दूना 44, 10 हुआ, 10 को 7 से गुणा कर दें, रेडियस 70 हुआ। एरिया निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर होता है 22/7 गुणे r, मतलब 70 गुणे 70 कर दीजिए। 7 दहम में 70 होता है, तो 220 गुणे 70 होगा, 22 7 154 होता है, 00 कर दीजिए, 15,400 जो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, इस वर्ग का, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, इस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। सही उत्तर इस प्रश्न का बनकर आया है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग है, सबसे पहले ये देखिए, एक वर्ग की जो प्रत्येक भुजा है किसी एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उसके बराबर है। मतलब जो वहां पर वर्ग की भुजाएं हैं, अगर इसको हम ए लेके चल रहे हैं, तो वही त्रिभुज की भुजाएं हैं। अब इसने कहा है हमसे, पढ़िए शब्दों में, कहा गया है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला शब्द क्या है? वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु का होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से कटा, 4√3 हो जाएगा, 4√3। चलो डी ऑप्शन, 4√3, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक, ये प्रश्न का सही हल है। आपसे कहा गया, देखिए हमारे पास एक वर्ग है, वर्ग की भुजा त्रिभुज की भुजा के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपने देखा 4√3 है। आगे बढ़ जाइए, पांचवा, छठे के नंबर पर आ जाइए। समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। देखिए ऐसे समचतुर्भुज होता है, रोम्बस जिसको हम लोग कह रहे थे ना, याद होगा आप लोग को। ये रोम्बस है, रोम्बस में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, पढ़ा हम लोगों ने। अब आगे पढ़िए क्या लिखा है। इसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण 12 है। तो 16 जो थी, अगर ये लेंथ पूरी 16 है तो बटकर 8 और 8 हो जाएगी, और अगर यह 12 है तो यह 6 और 6 हो जाएगी, और यहां समकोण बनेगा। इसको अगर हम O कह दें, इसका नाम ABCD कह दें, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़। जो बता सकते हैं प्लीज बताइए जल्दी से। अभिषेक कुमार, उत्तर 40। और कुछ लोग का आया है तो बताएं, जल्दी से बताइए। अब आप देखो, अगर ये समकोण है तो पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम फॉलो अगर कर रहा है, तो यहाँ पर 8 और 6 के आधार पर मैंने कितनी बार आप लोग को बताया कि 10 होगा। भाई 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, जोड़ दिया 100, 100 का वर्गमूल 10। ए भी 10, ए भी 10, ए भी 10, ए भी 10। तो परिमाप क्या हो जाएगा बताइए? परिमाप हो जाएगा 10 गुणे 4 बराबर 40। तो 40 उत्तर हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन। तो ये प्रश्न का हल हो गया। आप लोग नोट कर सकते हैं, इस प्रश्न को सही तरह से नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी तरह का है, वही उल्टा है, मैं इसको करूंगा नहीं। परिमाप देखो 40 है, एक अगर 12 है तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? अभी बताया तो था 16। यही प्रश्न था, उल्टा था। परिमाप 40 है, भाई समझ लीजिए, अगर परिमाप 40 होता, जैसे देखिए अगर बना देते हम लोग, परिमाप अगर 40 तो प्रत्येक 10 हो जाते। अगर मान लीजिए दूसरा कोई प्रश्न होता, तब की बात मैं कर रहा हूं। एक अगर 6 था तो दूसरा 8 आता, 8 का डबल कर देते क्योंकि समकोण था, तो 16 हो जाता। तो 16 आप लिख लीजिए, सी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है, सी ऑप्शन। ठीक है, अगले प्रश्न पर आइए, 8वें नंबर पर ना। 8वां क्या है देखिए,
एक समचतुर्भुज है इसमें भी कि विकर्ण 6 और 8 हैं। अब की बार देखिए, फिर से एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 6 और 8 हैं। क्या है? 6 और 8। 6 और 8 है तो बटेंगे तो क्या क्या होंगे बताएं? 3 और 4 हो जाएंगे। अगर बटेंगे तो 3 और 4 हो जाएंगे। इनकी प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर होगी? तो यह भी समकोण होगा। 3 4 के साथ क्या होता है? 5। तो प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? 5। लिख लीजिए आप सब लोग, बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। विकर्ण 6 और 8 थे तो आधा आधा कर दीजिए। 4 3 समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? वैल्यू हो गई 5। तो 5 नोट कर डालिए, सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वें के बाद 9वें पर आ गए। ये देखिए, इसको भी पढ़ लीजिए आप सभी लोग, बताइए। बहुत आसान सा प्रश्न है। क्या है? एक समलम चतुर्भुज है, जैसे अभी पढ़ रहे थे हम लोग समलम के बारे में, कि जो समांतर भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे अगर मान लो इसको हम x कह रहे हैं, इसको y, तो x अनुपाते y कितना दिया पता है? 4:7। समांतर भुजाओं का जो अनुपात है 4:7 है। आगे पढ़िए, यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये दूरी 10 है, तो समांतर भुजाओं का अंतर क्या होगा? समांतर भुजाओं का अंतर क्या होगा? एरिया क्या होता है बताएं? एरिया क्या होता है? एरिया दिया है पहले से उसने 220। 1/2 गुणे x प्लस वाई इंटू डी, यही रूल होता है। यहां पर 220 रखिए। 1/2 गुणे, आप देख रहे हैं 7 4 कितना हो जाएगा? 11। अगर हम इसको x कर दें या डायरेक्टली लिखें, 11 गुणे डी मतलब 10। ठीक है, एक शून्य खत्म, 11 दूना 22 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, मतलब 1 का मान 4 हो गया। 1 का मान 4 है, अंतर बताएं 3 है। अंतर बताएं 3 है तो 3 का मान 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 12 यहां पर इस प्रश्न का, हाँ, सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ध्यान से देखिएगा, इनकी जो समांतर भुजाएं हैं उनका अनुपात 4:7 का है। बेसिक से भी कर सकते हैं, 4x 7x लेकर के, और उस तरह से भी रख करके देखेंगे तो x रख करके चलेंगे, बस उतना ही से फर्क होगा। 4x और 7x का डिफरेंस 3x का होगा। 3 चौके 12, अगर x का मान आएगा तो वैसे भी हम x के हिसाब से भी 12 ही लिख सकते हैं। 12 हो गया। अंतिम प्रश्न है, बस एक छोटा सा और समर्थन करिए इतने समय तक का, पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर आप लोग जाइए, आराम करिए, खाना पीना खाइए, सोइए, हम भी निकले। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज जो अभी हमने पढ़ा था उसी के बारे में है और अंतिम प्रश्न है। इसका जो क्षेत्रफल है 150 है। एरिया जो इसका दिया है 150 दिया है। उसका एक विकर्ण 10 है। आपने पढ़ा है कि विकर्णों के आधार पर ही निकाला जा रहा है। विकर्णों के आधार पर अगर हम एरिया करते हैं तो 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होता है। एरिया आपका 150 है। 1/2 गुणे अगर एक 10 हम रख रहे हैं, दूसरा हम निकालना चाहते हैं, 2 पंचे 10, 5 से डिवाइड कर दीजिए 30, तो दूसरा विकर्ण आपका कितना होगा? 30। 30 इस प्रश्न का हल होगा, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक, हाँ, ये आप सभी के 10 प्रश्नों का हल था, पूरा चतुर्भुज था। संभवतः समझ में आया होगा जो आपको मैंने बताने की कोशिश की है। आज का सेशन यही समाप्त करूंगा। अगले सेशन के लिए सभी लोग तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।